नमस्कार, सत श्री अकाल, वडक्कम, खंबा गई, राम राम साहब सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री दीदी। गर्मी बहुत है दिल्ली में और उस गर्मी में गर्मी बढ़ा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस वक्त अरविंद केजरीवाल की टोपी उन्हीं के सर पर क्या बोलते हैं पहना दी कि भैया आप दूसरों दुनिया की जनता को टोपी पहनाते रहते, थोड़ा हम भी मजे कर ले आपके साथ में। कुछ इसी नोट के साथ में शुरू करती हूँ। आशीष सर हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष सर, बड़ी मजेदार हुई है। दर दर भटक भटक कर अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। खेला हो गया उनके साथ में जी। ओवर टू यू गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी, आज मुस्कुरा के आप शो नहीं करेंगी और प्लीज मुझे भी मुस्कुराने का आज कोई हक नहीं है। उसकी सिंपल सी वजह यह है कि हम सब लोग आज अपनी सांत्वना प्रकट करने के लिए अरविंद बाबू को यहाँ एकत्रित हुए हैं। विचारों को इस समय हमारी सहानुभूति की जरूरत है, क्योंकि जिस उम्मीद से, जिस वजह से वो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली बने थे, पहले तो कुछ ही दिनों में सिर मुंडाते ही ओले पड़े जब आपने और हमने, कुछ लोगों ने उनको समझाना शुरू कर दिया, अरविंद बाबू ये स्टेट नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ के तो आप राजा भी बन जाएंगे ना, तो ये अर्ध सत्य की तरह अर्ध राजा ही बनेंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि टोटल कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो कुछ तो उम्मीदों पे उनके वहां पानी फिर गया। वो बेचारे वो लड़ाई में पड़ गए। 2014-15 में ही केस लग गया था जी सुप्रीम कोर्ट में कि भैया जो ये स्पेशल पावर्स हैं, पुलिस की हो गई, लैंड की हो गई और ये पब्लिक अफेयर्स की हो गई, किसके पास रहने वाली हैं। तो लीगल बैटल में, और अच्छा हैरानी की बात पता है क्या गायत्री जी, 2014-15 से पहले, केजरीवाल जी के आने से पहले कभी किसी को, मैं तो दिल्ली में कब से रहता हूं, 1972 का मेरा बर्थ है, इतने साल में मैंने या मेरे किसी को पता ही नहीं था एलजी कौन है, एलजी का कोई रोल भी होता है क्या, क्योंकि कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स कभी होती ही नहीं थी। चीफ मिनिस्टर के साथ, एलजी के साथ बैठ के भाई चल दो दो बंदे तेरे रख लिए, दो बंदे मेरे रख लिए, प्यार मोहब्बत में सुलह सफाई से सरकारें चलती रहती थी। और ऐसा हजार बार हुआ, अनेकों बार हुआ कि जब सेंटर में और दिल्ली में एक ही गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसी कन्फ्रंटेशन कभी नहीं हुई। लेकिन इनके आने के बाद तो सच में लोगों को नए शब्द पता चले कि अराजकता इन पॉलिटिक्स क्या होती है, वो इन्होंने दर्शन कराए। ठीक है जी। तो इसके बाद इनका जो डिस्प्यूट था वो कॉन्स्टिट्यूंटली चलता रहा, किसी ना किसी विषय के ऊपर। लोगों को भी आदत पड़ गई, ठीक है डिस्प्यूट चलता रहता है। इसमें लैंडमार्क जजमेंट गायत्री जी कब आई, जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई कि जिसमें यह कह दिया गया कि लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो है वो एलजी के पास रहेंगे, बाकी सारे डिपार्टमेंट जो है वो सीएम के पास रहेंगे। यहां तक भी चलो इनको थोड़ी संतुष्टि थी, लेकिन क्योंकि और बहुत सारे केसेस चल रहे थे, तो 2019 में एक और ऑर्डर आ गया जस्टिस भूषण का, जिसने एक बड़ी ही लैंडमार्क जजमेंट दी। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे हम डिपार्टमेंट वाइज सेग्रीगेट नहीं कर सकते, एलजी सेंटर के नॉमिनी हैं, इसलिए उनके पावर्स और सीएम की पावर्स को हम सेग्रीगेट कर देते हैं, किसी तरह की कंफ्यूजन खत्म करते हुए। तो उन्होंने क्या रूलिंग निकाली कि जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर की जितनी भी रैंक्स हैं किसी भी डिपार्टमेंट की, उनकी पोस्टिंग एलजी द्वारा होगी, और जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे की जितनी भी रैंक्स हैं किसी भी डिपार्टमेंट की, उनकी पोस्टिंग में सीएम वुड बी द फाइनल अथॉरिटी। अब इस हिसाब से दुनिया चलने लगी, लेकिन फिर इसके अगेंस्ट भी पिटीशंस दायर कर दी गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कहीं भी सेटल होने को तैयार नहीं थे। और उनकी खुशी का अंत तब नहीं रहा जब 11 मई 2023 को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए ये अपना फाइनल ऑर्डर सुना दिया कि ये तीनों डिपार्टमेंट, लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास नहीं रहेंगे, बाकी सब पे दिल्ली गवर्नमेंट का इख्तियार फुल एंड फाइनल कर दिया गया। और इसके बाद तो जैसे मान लीजिएगा बंदर के हाथ में उस्तरा मिल गया हो, तो फिर तो क्या राजशेखर जी, क्या फलाना, क्या डमकाना, सबको लपेटना शुरू कर दिया इस स्पीड से कि 11 तारीख से लेके 18 तारीख तक ब्यूरोक्रेसी के अंदर वो नंगा नाच देखा गया कि जिसको मनाया आशीष मोरे को हटा दिया, जिसके ऑफिस को बंद करा दिया राजशेखर को बंद करा दिया, जितने केसेस उनके अगेंस्ट लगे हुए थे, चाहे वो विजिलेंस के थे, चाहे वो इसके लिकोर माफिया के थे, चाहे वो लैंड स्कैम के थे, शीश महल के थे, सबको रफा दफा करने के लिए इन 7-8 दिनों के अंदर जिस स्पीड से काम हुआ, उसको देखते हुए ऑर्डिनेंस नाम का एक नया मुसीबत उनके लिए
सेंटर ने खड़ी कर दी जब 19 मई 2023 को ये ऑर्डिनेंस रूलिंग द जीएनसीटीडी लेके सेंटर आ गई। अब यहां से असली लड़ाई शुरू हुई गायत्री जी। अब ये ऑर्डिनेंस ने क्या किया, ये ऑर्डिनेंस ने सारी पावर्स वापस एलजी के पास डाल दी, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी और उस कमेटी के अंदर चेयरपर्सन सीएम को ही बनाया, लेकिन उसके अलावा होम सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी को मेंबर बना दिया और ये दोनों एलजी द्वारा नॉमिनेटेड लोग होते हैं और फाइनल वोटिंग से डिसीजन होगा। तो उनको ये तकलीफ हो गई कि माइनॉरिटी में तो मैं हूं, तो मेरा डिसीजन कैसे चलेगा, और ऊपर से ये उसमें क्लॉज डाल दिया कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है जो इस कमेटी में एमिकेबली सेटल नहीं होता तो फाइनल अथॉरिटी विद बी एलजी। अब एलजी से तो पहले से भिड़े पड़े हैं, तो अब उनको समझ में आ गया कि अब मेरे हाथ से सत्ता खिसक गई, अब मेरे हाथ से सत्ता निकल गई। और फिर उन्होंने इस ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट सारे साम दाम दंड भेद अपनाने शुरू कर दिए। वो जनता की अदालत में गए, रामलीला मैदान के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा भव्य जिसको बोलते हैं गैदरिंग किया, उसकी डिटेल में अभी बताऊंगा। उसके बाद वो कटोरा ले लेके हर स्टेट में गए, कुछ दे दो बाबा, कुछ एमपी हमारी झोली में डाल दो बाबा, किसी तरह से इस ऑर्डिनेंस को बिल बनने से रोक लो बाबा। और साथ ही में सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने के लिए अर्जी लगा दी। तो यानी उन्होंने साम दाम दंड भेद सारे तरीके लगा लिए किसी भी तरीके से इस ऑर्डिनेंस को रोकने के। लेकिन वो ये भूल गए कि जिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अर्जी लगा रहे हैं इस ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट, उस सुप्रीम कोर्ट ने ही रास्ता दिखाया था सेंटर को ये ऑर्डिनेंस लाने के लिए। ये बात आपके बहुत सारे दर्शकों को पता नहीं होगी, बिकॉज नाउ आई एम रीडिंग बिटवीन द लाइंस। वो ऑर्डर क्या कहता है ऑर्डिनेंस का, मैं कुछ 2 लाइनें सिर्फ पढ़ के आपको सुना रहा हूं। इफ पार्लियामेंट इनेक्ट्स अ लॉ, यानी वो यहां क्या कह रहा है, पार्लियामेंट कोई लॉ ला सकता है। इफ पार्लियामेंट इनेक्ट्स अ लॉ ग्रांटिंग एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ एनी सब्जेक्ट विच इज करंटली इन डोमेन ऑफ government of NCTD, then the executive powers of LG shall be modified to the extent as provided in that law। यानी क्लियरली क्या कह दिया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मैंने लाइंस पढ़ के सुनाई है गायत्री जी आपके व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए, कि अगर सेंटर कोई ऐसा लॉ लेके आ जाता है जिसमें ये पावर्स चेंज कर दी जाती हैं, तो एलजी की पावर्स भी प्रोपोर्शनेटली अपने आप चेंज हो जाएंगी। और उसी को यूज करते हुए अंडर आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आई, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस ला सकती है, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में है। चलिए, जैसे ही ये ऑर्डिनेंस से आने से पहले जब ये राघव चड्ढा वगैरह के ट्वीट्स आने शुरू हो गए थे, तो वो अराजकता जो उनके माइंडसेट में थी ना गायत्री जी, वो लोगों को दिखने लग गई थी कि यहां पे जब उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अनइलेक्टेड और पैराशूटेड लोग सेंटर द्वारा यहां पे भेजे जा रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट के काम में बाधा डालने के लिए, इस तरह की स्टेटमेंट जब आनी शुरू हो गई तो लोगों को समझ में आ गया कि इस समय अब खुली लड़ाई चालू हो चुकी है। लेकिन गायत्री जी, बात सिर्फ यहीं तक रहती तो ठीक थी, लेकिन अब इसके बाद दिक्कत आनी कहां शुरू हो गई कि जब इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर दिया गया, तो जो लड़ाई शुरू में सिर्फ एलजी और सीएम के बीच की लड़ाई थी, अब क्या हुआ, इधर से सेंटर एक ऑर्डिनेंस लेके आ गया, इधर से अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट अप्लाई कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो अप्लाई इन्होंने बाद में किया, इससे पहले इन्होंने पैरेलली क्या करना शुरू किया, मैंने 2 चीजें आपको बताई थी। एक तो रामलीला मैदान के अंदर इन्होंने अपना जो था एक बहुत भव्य, इन्होंने कहा कि हम जन आंदोलन करेंगे। 11 जून 2023 को इन्होंने वो महारैली की जिसमें इन्होंने क्लेम किया कि लाखों लोग आएंगे। बाद में इन्होंने मॉडिफाई किया, 1 लाख से ऊपर लोगों ने अटेंड किया, और बाद में मीडिया ने उसको कंफर्म किया कि 50 to 70,000 लोग अप्रोक्सीमेटली वहां प्रेजेंट थे, 1 लाख नहीं थे। लेकिन गायत्री जी, नैरेटिव सेट करना कैसा अरविंद केजरीवाल जी को आता है, जब ये कहा जाता है ना लाखों लोग प्रेजेंट थे, पूरी दिल्ली अगेंस्ट थी मोदी जी के, क्योंकि आपने इलेक्टेड गवर्नमेंट को काम करने से रोक दिया है। तो जब मैं उनको फैक्चुअली डिवाइड कर रहा था, तो गायत्री जी आज की डेट में दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से ऊपर है। ऐसे में अगर 70,000 लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो मालूम इट्स ओनली 0.4%
ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। सिर्फ 0.4% लोग वहां उपस्थित थे, और वो भी सब उनके कार्यकर्ता थे। दिल्ली की आम जनता कितनी वहां पे उपस्थित थी, वो सच्चाई आपको भी पॉलिटिकल रैलीज की पता है। खैर एनी हाउ, वहां इन्हें दिखा इनकी दाल नहीं गल रही है, तो फिर इन्होंने दूसरा पैंतरा अपनाया। अब ये दर दर भटकने लगे। वो सब लोग जिनको ये आज तक भ्रष्टाचारी कहते थे, अलग तरह की राजनीति लेने का वादा करके आए थे, जीरो करप्शन से आए थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आए थे, और उन सब लोगों को जिनको ये भ्रष्ट कहते थे, फिर चाहे उसका नाम लालू जी हो, फिर चाहे उसका नाम नीतीश जी हो, फिर चाहे उसका नाम अखिलेश जी हो, सोनिया जी हो, ममता जी हो, इन सब के पास ये कटोरा ले लेके घूमने लगे कि कोई हमारी मदद कर दो, किसी तरीके से कुछ ऐसा कर दो कि ये ऑर्डिनेंस बिल में कन्वर्ट ना हो पाए। क्योंकि ऑर्डिनेंस कोई भी गवर्नमेंट तब लेके आती है जब पार्लियामेंट इन सेशन नहीं होता, लेकिन सेशन में आने के बाद उसको बिल में कन्वर्ट होना कंपल्सरी होता है विद इन 6 वीक्स। ये एक लॉ है जो उन्हें पता है। और अब उनका जो पूरा फोकस था वो इस चीज पे आ गया कि किसी तरीके मैं राज्यसभा में इनको रोक लूं, लोकसभा में रोक लूं। लेकिन गायत्री जी, अब उनकी किस्मत ही खराब है, तो क्या करेंगे। तभी मैंने कहा आज हम उनको संवेदना देने के लिए आए हैं। लोकसभा के अंदर जहां 545 सीट्स है, उन 545 सीट्स में से 543 इस समय मेंबर्स के साथ है, 2 एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व है। 543 के अंदर अगर गायत्री जी मैं अगर आपको कहूं कि आपको मेजॉरिटी के लिए कितनी सीट्स चाहिए, तो मेजॉरिटी के लिए वहां पे आपको सिर्फ 273 सीट्स चाहिए। उन 273 सीट्स में से अकेली बीजेपी के पास 304 सीटें हैं 273 में से जो चाहिए, और एनडीए में ला लूं तो 353 है। अब वहां पे बिल पास होने से कौन रोक लेगा। तो इन्हें समझ में आ गया भैया लोकसभा में तो हमारा कुछ हो सकता नहीं। अब इन्होंने राज्यसभा की तरफ मुंह किया। राज्यसभा में बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के अंदर टोटल सीट जो है वो 237 है जिनके ऊपर मेंबर्स हैं। 237 एक्चुअली 245 है, पर 7-8 किसी वजह से वैकेंट है, वो डिटेल में फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब 237 में से मेजॉरिटी के लिए कितनी चाहिए, 119, 119। इस 119 में से आज की डेट में जब एनसीपी के भी आधी से ज्यादा फ्रैक्शन बीजेपी के पास आ गई है, तो आपके और आपके व्यूअर्स की नॉलेज के लिए गायत्री जी, इस 119 जो रिक्वायर्ड है, इसमें से बीजेपी के पास इस समय सीट्स हैं 112। मात्र 7 वोट और बीजेपी को चाहिए। कितने में से, टोटल जो मैंने आपको बताया कितना था 237, जिसमें से बीजेपी के पास खुद के पास कितने हैं 112, यानी 129 जो रिमेनिंग है। ध्यान दीजिएगा 129 में से सिर्फ 7 बीजेपी को चाहिए। क्या लगता है आपको, मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी जो हमारे चनक्के हैं, वो 129 में से 7 नंबर लाने के लायक नहीं है। जबकि इसमें जो बॉर्डर लाइन पे बैठी हैं, ऐसे मैंने कुछ पार्टीज के अभी तक नाम ही नहीं लिए, जैसे बीएसपी है, वाईआरसीपी है, ये कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो बिल्कुल तैयार बैठी हैं बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो अभी ऑन द फेंस बैठी हैं। और मजे की बात पता है क्या, अगर इनमें से कुछ पार्टीज एब्सटेन भी कर जाती है ना वोटिंग के लिए, तो भी इसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। यानी राज्यसभा में भी इनका जो नया इन्होंने गठबंधन, ठगबंधन कहता हूं मैं उसको, ठगबंधन बनाया I.N.D.I.A के नाम से, जिसको ये इंडिया कह के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली इंडिया नहीं है, I.N.D.I.A है। उसके पास भी टोटल मिला के 94 सीट्स है गायत्री जी। सो वहां पे राज्यसभा में ऑर्डिनेंस बिल में कन्वर्ट होगा, ऐसी 99% पॉसिबिलिटी सभी को है, जिसका प्रत्यक्ष नमूना आप आजकल देख रही हैं। क्योंकि पिछले 2 दिन से जो पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जा रहा, ये सब वो खेली सोची समझी चाल है। मणिपुर की आड़ में, मणिपुर इंपॉर्टेंट इश्यू है, मैं इसको निगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मणिपुर इज द नॉट द ओनली इशू जिसकी वजह से पार्लियामेंट रन कर रहा है। 31 बिल्स प्रपोज होने हैं, बहुत से टॉपिक्स डिस्कस होने हैं। तो ऐसे में मणिपुर की आड़ में जो नंबर 1 टॉपिक है, नंबर 1 आर्टिकल है, वो है ऑर्डिनेंस का। उसको रोकने के लिए और टाइम बाय करने के लिए ये सब षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, और इंडियन लोगों को किस तरह से ठगा जा रहा है गायत्री जी। अगर मैं एनालिसिस आपके व्यूअर्स को बताऊं, तो पार्लियामेंट में एक एमपी को अंदाजन 1.5 लाख का खर्चा पर मंथ का बियर करती है गवर्नमेंट हमारी, प्लस बहुत सारे और पर्क्स हैं, जैसे कि रेल पर्क,
फ्लाइट पर्क्स एंड सो मेनी अदर। और 545 इसके हो गए लोकसभा के, 245 राज्यसभा के हो गए, एंड सो मेनी अदर बेनिफिट्स। कुल मिला के एक पर्टिकुलर मिनट का पार्लियामेंट का खर्चा 2.5 लाख रुपए आता है गायत्री जी, जो इंडियन गवर्नमेंट बियर करती है। इंडियन गवर्नमेंट का बियर करती है गायत्री जी, मेरे और आपके व्यूअर्स जैसे टैक्स पेयर का हार्ड अर्न्ड मनी है, वो खून की गाड़ी कमाई है। 2.5 लाख पर मिनट, और अगर मैं इसको आवर में कन्वर्ट कर दूं तो 1 घंटे का 1.5 करोड़। और अगर मैं इसको एक दिन में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि एक दिन में पार्लियामेंट के अंदर 6 से 8 घंटे का काम होना लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, विच कम्स टू 9 to 12 करोड़ पर डे। 2 दिन अगर वॉश ऑफ अभी सिर्फ हुए हैं ना, तो आपके और मेरे हिंदुस्तान के खजाने में से 20 से 22 करोड़ रुपया इरोड हो गया है फॉर नथिंग। ये कर रही हैं ऑपोजिशन पार्टीज पार्लियामेंट को वर्क ना करने देके। कितनी बड़ी गुनहगार हैं वो पार्टीज जो खुद को गरीबों का मसीहा कहती हैं, जो डेमोक्रेसी को वापस लेने आने के लिए अलायंस बनाती हैं। लेकिन हैरानी की बात है, जब बेंगलुरु में मीटिंग होती है तो इस सभी नेता, चाहे ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, लालू हो, अखिलेश हो, अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, एंड सो मेनी मोर, ईच वन ऑफ देम कम्स विद देयर ओन चार्टेड फ्लाइट्स। ये ऐसे गरीबों के मसीहा हैं जो एक एक आदमी के लिए एक एक प्लेन आ रहा है। तो आप सोच के देखिएगा कितना जनता के पैसों को लूटा चला जा रहा है। खैर नहीं हो, वो आज हमारा टॉपिक नहीं है, ये बीच में कंटेक्स्ट आया तो मैंने बता दिया। तो लेकिन अब इन्हें ये भी समझ में आ गया कि जनता के पास जाने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा, इन पार्टीज के पास कटोरा ले लेके जाने से भी कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस को बिल में कन्वर्ट करने से दुनिया की कोई ताकत शायद अब रोक नहीं पाएगी। तो तीसरा और फाइनल जो इनके पास लास्ट ऑप्शन बचा वो था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। टक 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 टक। सीजीआई साहब, चंद्रचूड़ जी, हाँ जी मैं बोल रहा हूं जी, मफलर मैन, जानते हैं ना जी मुझे? हाँ जी, दिल्ली का सेवक, दिल्ली का बेटा जी। जी मुझे चाहिए जी मदद आपकी जी। पहुंच गए जी उनके दरवाजे, और वहां जाके अपनी अर्जी लगा दी कि ये जो ऑर्डिनेंस लेके आया गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर कानूनी है, और इस पे इमीडिएटली हमें स्टे दे दिया जाए। और दूसरी प्ली क्या लगाई, इसी को मिसयूज करते हुए अभी अभी हमारे इतने इंटेलिजेंट रिसोर्स पर्संस, हमारे स्पेशलिस्ट 437 को एलजी साहब ने नौकरी से निकाल दिया। पहली ही हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इन दो मामलों को अलग रखें प्लीज। उनको एलजी साहब ने लगाया निकाला, वो अलग मैटर है, क्योंकि उनमें से एक ने भी अभी तक इसके अगेंस्ट में पिटीशन ही नहीं डाली है। तो आपको तो निकाला नहीं, जिसको निकाला है, लेट द एग्रीव्ड कम टू द कोर्ट एंड वी लुक इनटू द इशू, क्या करना है क्या नहीं करना। नंबर 1। नंबर 2, आप जो कह रहे हैं ठीक है जी, हम आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात सुनने के लिए हम आपको डेट दे देते हैं कि आप फला तारीख को हमारे पास आइए, हम आपकी हियरिंग कर देंगे। तो अभी जो लास्ट हियरिंग हुई जुलाई 17 को, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है गायत्री जी, बिकॉज अभी टाइम भी हमारे पास कम होता जा रहा है और मैटर बहुत सारा डिस्कस करने का। अब सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उनको ठेका दिखाया, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उनकी उम्मीदों पे पानी फेरा, सुप्रीम कोर्ट ने जिससे उनको इतनी उम्मीद थी कि भैया मैं तो तेरा अपना बच्चा हूं, तुम तो आज तक मुझे पालते पोसते आए हो, पिछली बार भी तुमने ही मेरा साथ दिया था, लेकिन देखो क्या किया, तुम्हारे फैसले को ओवरटर्न करते हुए ऑर्डिनेंस लेके आ गए। अब ये मेरी बेइज्जती नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच बनाया उसकी बेइज्जती है। इस तरह के इन्होंने नैरेटिव्स सेट करने शुरू कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले क्या कहा, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली, आपकी बात हमने समझ ली, लेकिन हमें एक बात समझ में आ रही है, इसमें सीएम ऑफ दिल्ली इन्वॉल्व है, इसमें एलजी ऑफ दिल्ली इन्वॉल्व है। अब आप इसमें सेंटर की भी इन्वॉल्वमेंट लेके आ रहे हैं कि सेंटर जानबूझ के आपको काम नहीं करने देने के लिए ये ऑर्डिनेंस लेके आई है। पहली बात तो ऑर्डिनेंस लाना उनके प्रीव्यू में है, प्रेरोगेटिव में है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो मेलाफाइड इंटेंशन से लाया गया है, इसलिए उसको रद्द कर दिया जाए। जब उसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो गए, वो भी इस लेवल के, तो हमें लगता नहीं है कि ये एक आदमी के या दो आदमी के सुनने जैसी बात है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ कहानी आगे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने उनको ये कहा कि भाई साहब, अरविंद केजरीवाल जी मतलब उनके जो लॉयर थे अभिषेक मनु सिंघवी, तो कांग्रेस तो उनके अब हैंड एंड ग्लव्स है ना जी, तो वो तो सारे एक साथ हो ही गए हैं, क्लियर हो गया दुनिया को कौन किसकी बी टीम है। तो
तो अब उन्होंने कहा कि आपने जो हमें ये कह रहे हो किस प्ली पे कह रहे हो? बोले जी इससे पहले 2 बार 2018 में भी ये कहा गया था, जिसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया शुरू में कि भाई जो तीनों मेन ज्यूरिसडिक्शंस हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट की हैं, और उसके बाद आपने भी यही कहा 2023 में। तो दोनों बार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था और उन दोनों की बात को ओवरटर्न करते हुए ऑर्डिनेंस ला के इन्होंने जो किया है, ये इन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ठेंगा दिखाया है। इसके लिए हम कह रहे हैं कि इसको इमीडिएटली स्टे कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उम्मीदों पे पानी फेरते हुए स्टे करने से इनकार कर दिया, क्योंकि पहले तो उन्हें पता था, क्योंकि मॉनसून सत्र के अंदर नंबर 1 टॉपिक अगर कोई है तो ऑर्डिनेंस, जिसको बिल में कन्वर्ट होते मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। जैसे ये डिस्कस होगा, वोटिंग होगी, उनको पता है वोटिंग उनके फेवर में नहीं होनी है और ये बिल में कन्वर्ट हो जाना है, और इससे वो डर रहे हैं, बच रहे हैं, हर भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कह दिया सॉरी, नथिंग डूइंग, इस पे स्टे नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आप कह रहे हैं कि पिछले 2 केसेस में ऐसा हुआ, तो मैं आपको याद दिला दूं, उन दोनों केसेस में ऑर्डिनेंस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये ऑर्डिनेंस जैसी चीज पहली बार है जब सेंटर कोई ऐसी चीज लेके आई है जिसका नाम ऑर्डिनेंस है, जिसकी आप वैलिडिटी के ऊपर सवाल उठा रहे हो, और आपकी पिटीशन के ऊपर हम ये केस इसलिए इसको कंसिडर कर रहे हैं कि विल चेक द लीगल वैलिडिटी ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, कि क्या ये लगाया जाना ठीक है, क्या ये लगाया जा सकता है। क्योंकि यहां पे 2 अलग बातें समझनी पड़ेगी गायत्री जी। आप में से, मेरे में से, जितने व्यूअर्स में से, हम लोग माँ बाप हैं, हम में से कोई भी अपने बच्चे को जायदाद से बेदखल कर सकता है। करता है या नहीं करता है वो एक डिफरेंट सवाल है। यहां पे कोर्ट क्या देखता है, ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता। अगर वो हो सकता है तो वो रूलिंग आएगी यस इट इज पॉसिबल। अब ठीक है, आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, तो वो उसका और आपका एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। लेकिन क्या एलजी ऐसा कर सकता है, हाँ या ना, हम सिर्फ उतना देखेंगे। क्या सेंटर ऑर्डिनेंस ला सकती है, हाँ या ना, हम सिर्फ उतना देखेंगे। वो लाएं ना लाएं उनके डिस्क्रिशन है, ये क्लियर कर दिया गया। और दूसरा उनको ये कह दिया गया कि अब हमें क्योंकि लग रहा है आपकी दलीलों से कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ केस जा रहा है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये 5 जजेस का हमें किसके लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना देते हैं, जो इसको हाई लेवल कमेटी इसको देखेगी और फिर इसके ऊपर फैसला देगा। ये सुनते ही अरविंद केजरीवाल की टीम के पैरों से जमीन खिसक गई। क्यों? क्यों? तो इमीडिएटली स्टे लेने आए थे गायत्री जी। अगर स्टे नहीं मिला तो अगले 5 दिन में, 7 दिन में, जब मौका मिला पहला एनडीए को, वो पार्लियामेंट में इसको बिल में कन्वर्ट कर देगी। ये एक लेजिस्लेशन बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, फाइनल अबाइडिंग हो जाएगा सबके लिए। तो वो तो वहां इमीडिएट स्टे लेने आए थे, इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी को रखा था। लेकिन जब कोर्ट ने कहा ना हम स्टे दे रहे हैं और इसके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपॉइंट कर रहे हैं, तो उन्होंने इमीडिएटली इसको अपोज किया। गायत्री जी सोच के देखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की दुहाई देते थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अपॉइंट किए जाने पे इसको अपोज किया। लेकिन उनके ऑपोजिशन के ऊपर भी कोर्ट ने फिर क्या किया, अटॉर्नी जनरल से पूछा, आर वेंकटरमानी जी से, जिनको वहां बुलाया हुआ था, कि जी ऐसे में क्या हो सकता है। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा ये सुप्रीम कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, वो डिसाइड करे, अगर उसको लगता है मैटर इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली इसको 5 बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर कर सकते हैं। और उनके ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ये 5 बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ये रेफर कर दिया गया 5 जजेस के। एंड अब अगला प्ली क्या लगाया आम आदमी पार्टी ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने, देखिएगा जी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी, देखिए जी दिल्ली की सरकार अब आपके हाथ में है जी, तो सीजीआई साहब, चंद्रचूड़ साहब, थोड़ी कृपा कीजिए। अब आप क्या कीजिए मालूम, अब हमको प्रायोरिटी पे कंसीडर कीजिए। बोले क्या मतलब? बोले आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लगे हैं ना, उन सबसे पहले आप हमारा केस देखिए जी, हमारी जान ज्यादा आफत में है जी, हम बड़ी मुश्किल में है जी। बोले कौन सा लगा है? बोला जी 370 के ऊपर आप अभी डिस्कशन करने वाले हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपने फॉर्म करना है उसके लिए, और उसकी सुनवाई जो है वो आपने 4 तारीख से करनी तय है ऑलरेडी से, वो होनी है जी, अभी हमें पता है जी। बोले फिर क्या करें? बोले जी उससे पहले हमें सुन लो जी। नथिंग डूइंग, यहां पे भी उनको मुंह की खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, 370 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना है, जो 4 अगस्त से होना है, पहले उसी का सुनवाई होगी, आपकी सुनवाई अभी नहीं होगी।
क्या लगता है आपको गायत्री जी, इतना सब होने के बाद केजरीवाल जी की इस समय मनोदशा क्या होगी? क्या उसके बाद भी हमें और आपको उनको संवेदनाएं नहीं देनी चाहिए? क्या उसके बाद भी हमें इस तरह का शो करके मुस्कुराते हुए उनकी इस हालत का मजाक उड़ाना चाहिए? ना गायत्री जी ना, हम हंसना ऐसा मना नहीं। है आज, आज कोई नहीं हंसेगा। आज हम सब उनको सिर्फ संवेदनाएं देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि वो जिस उम्मीद से दिल्ली पे राज करने के लिए आए थे, याद है ना आपको? असेंबली में खड़े होकर कहते हैं हम दिल्ली के राजा हैं, और वो कहते हैं कौन एलजी, किसका एलजी, कहाँ का एलजी, हमारे सिर पे लाके बिठा दिया एलजी, हम डिसाइड करेंगे दिल्ली को कैसे राज करना है। आज आप उनको राज नहीं करने दे रहे हैं। वो इतना पैसा खर्च करके अपना शीश महल बना रहे हैं 55 करोड़ का, आप उस पर इंक्वायरी बिठा रहे हैं। वो दो पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं मेहनत की कमाई से दारू बेच बेच के, तो आपने लिक्वर स्कैम लगा दिया। और थोड़ा उन्होंने कोशिश किया कि आसपास की पार्टीज का पता करें, तो आपने जासूसी कांड में उनको फंसा दिया। ऐसा ठीक नहीं लगता है गायत्री जी। आप ईडी सीबीआई सब उनके ऊपर छोड़ दें और बेचारे छोटे से नन्हे से मासूम से बालक को यूं फंसाने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है आज के दिन हम सबको उनसे सहानुभूति दिखानी चाहिए, क्योंकि इस समय उनकी जो हालत है वो दया के पात्र हैं। और यकीन कीजिएगा अगले कुछ दिन के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली इन द कमिंग वीक, जैसे ही पार्लियामेंट अपनी वर्किंग रिज्यूम करेगा, ये ऑर्डिनेंस बिल में कन्वर्ट होगा और आपको फिर से एक और नया विक्टिम कार्ड ह्यू एंड क्राई देखने का मौका मिलेगा। अब अगला शो तो उस पे ही बनता है। जी बिल्कुल। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ऑर्डिनेंस के लिए अरविंद केजरीवाल दर दर भटके, जो नहीं करना था वो भी किया। अच्छा बाय द वे, मैंने और आशीष जी ने एक शो किया था, अगर आप चाहें तो पीछे जाकर देख सकते हैं। इन्होंने ना कांग्रेस को झुका तो लिया और कांग्रेस को डबल किक भी मार दी। एक तरफ तो ऑर्डिनेंस के लिए हाँ भरवा ली, और फिर उसके बाद कहा कि देखो ऐसा है, दिल्ली में ना सीटों के बंटवारे पे सोचेंगे, दिल्ली में तो हमारा ही कैंडिडेट होगा ना, एंड देन पंजाब में भी तो हमारा ही कैंडिडेट होगा ना। मतलब ही इज बीन प्लेइंग टू स्मार्ट। पंजाब देखिए, में, अरे वो भूल गए आप, जो उनके पंजाब के डिप्टी सीएम को कांग्रेस के इन्होंने जेल भेज दिया, पूरा विजिलेंस डिपार्टमेंट उनके पीछे डाल दिया। क्या एग्जैक्टली। क्या हथकंडे नहीं अपनाए इन्होंने कांग्रेस के साथ ऑर्डिनेंस पे उनको अपने साथ लाने के लिए। लेकिन इंक्लूडिंग 31 ऑफ कांग्रेस, उनके अभी भी 94 बन रहे हैं गायत्री जी, जबकि चाहिए 119। एग्जैक्टली, द थिंग इज दैट वो कांग्रेस को इंक्लूड करे या ना करे, बीजेपी हैज मेजोरिटी, दे कांट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी मेजोरिटी इतनी स्ट्रांग है कि ऑब्वियसली जनता ने इतना प्यार दिया, इतना सराहा है, सो दे हैव दैट काइंड ऑफ मैंडेट इन द पार्लियामेंट। बाय द वे, कल मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी। जो पार्लियामेंट का जो मॉनसून सेशन है, दैट इज स्टार्टेड इन द ओल्ड वन, ओल्ड में शुरू हुआ है पर खत्म नए में होगा। ये मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाह रही थी। कल थोड़ा जोश के, और वो मणिपुर वाला जो सभी को पता है, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि उसकी वजह से अभी ब्लैंकेट वो चल रहा है, बैन चल रहा है। सो वो मेरा छोटा सा मिस्टेक था, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा उस चीज के लिए। देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कमेंट कमिंग फ्रॉम पीआई नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि एक स्पेशल बेंच स्थायी तौर पर बना दी जाए, क्योंकि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तो तकरार चलती रहेगी। एक्चुअली पीआई नेटवर्क जी, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। ये जब तक सरकार रहेगी तब तक ये फाइट चलती रहेगी, बट वी विल कीप कवरिंग ऑल द पॉइंट्स। एंड ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी को हर मामले पे सपोर्ट करते हैं, या हम कांग्रेस को हर मामले पे अपोज करते हैं, या हम अरविंद केजरीवाल को हर मामले पे क्रिटिसाइज करते हैं। द थिंग इज दैट ऑफ ऑल द पीपल, वो बोलते हैं ना, जितने आपके पास ऑप्शंस हैं उसमें से बेस्ट क्या है, हम वो देखते हैं। आप यूटोपियन नहीं सोच सकते हो कि एक राजकुमार, वो जैसे छोटी छोटी बच्चियां सोचती हैं राजकुमार आएगा घोड़े पे बैठ के, नहीं। जो हमारे पास लीडर्स है, हमें उन्हीं में से चूज करना पड़ेगा। एंड ऑफ ऑल द पीपल अवेलेबल राइट नाउ, आई सी ओनली मोदी जी एज द बेस्ट ऑफ ऑल, बेस्ट ऑफ द लॉट। इसी के साथ थैंक यू आशीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझे क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे गेस्ट बन सकते हैं, एंड यू हैव रियली गुड कंटेंट ऑन एनी सब्जेक्ट, get in touch with me, write to me। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।